अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में थोड़ा इत्मीनान और ख़ुशी की बात है उन लोगों के लिए जो कि अस्थमा या दमा का शिकार होते हैं। दमा होता क्या है? जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। यानी इंस्पायरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन को अपने जिस्म में लेके जाते हैं और एक्सपायरेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से बाहर यानी माहौल में फेंकते हैं। तो वो लोग जिनको आर्जी तौर पे सांस की नालियां, यानी एक तो हमारे फेफड़े होते हैं और एक सांस की ऊपर की नालियां होती हैं, लेकिन वो नालियां जिनको हम ब्रोंकाइस और ब्रोंकियोल्स कहते हैं, यानी सांस की छोटी जो नालियां हैं, जब उनके अंदर आर्जी तौर पे एक ऐसी बंदिश हो जाए जिसको ठीक किया जा सकता हो, यानी एक्यूट एपिसोडिक रिवर्सिबल ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं सांस की नालियों की का तंग होना। एक्यूट होता है कि इसका अचानक हमला होता है, एपिसोडिक इसके यानी एपिसोड्स होंगे, ये मुसलसल नहीं रहेगा, और ये रिवर्सिबल है कि आप इसको दवाइयों की मदद से वापस नॉर्मल सूरत हाल की तरफ लेके जा सकते हैं। इस पूरी बीमारी के अमल को हम कहते हैं अस्थमा, एज़मा या दमा। ये आमतौर पे ख़वातीन में ज़्यादा होता है बनिस्बत मर्दों के। सबसे बड़ी जो वजह है दमा की वो है एलर्जी। वो किसी माहौल में मौजूद किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से सांस की ये जो नालियां हैं ये अचानक तंग हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात इसकी वजह जेनेटिक होती है। तो यही वजह है कि आपको नज़र आता है कि किसी भी फैमिली में एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं कि जिनको दमा हो सकता है। खुशी की क्या बात है या क्या वो खुशखबरी है जो इस वीडियो के शुरू में मैंने बात की। आज से 15-20 साल पहले जो दमा के मरीज़ थे उनके पास बहुत कम ऑप्शन होती थी अपने इलाज के लिए। वो अक्सर एक सैलब्यूटामोल का इन्हेलर होता था, उसको इस्तेमाल करते रहते थे, और अटैक भी उनको बहुत ज़्यादा होते थे, और खुदा न खास्ता वो वेंटिलेटर पे भी बहुत ज़्यादा जाते थे और उनकी अमवात भी ज़्यादा होती थी। और अब जो नई स्टडीज़ हैं उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया है कि ये जो सैलब्यूटामोल का इन्हेलर का बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल था मुसलसल, वो मज़ीद दिल के मराइज़ जो हैं या दिल के बाकी बीमारियाँ ना सिर्फ एक उनको जन्म देती थी, बल्कि दिल का जो मरीज़ होता था वो तो इस तरह की दवाई इस्तेमाल कर भी नहीं सकता था, क्योंकि इससे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिनकी मदद से ये मरीज़ आम तौर पे घरों में ही अपने आप को बेहतरीन रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं ब्यूडिसोनाइट और फॉर्मिट्रोल का। ब्यूडिसोनाइट एक स्टीरॉयड है और फॉर्मिट्रोल को हम कहते हैं लाबा, LABA, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 ये जो हमारी सांस की नालियां होती हैं इनके ऊपर जो स्मूथ मसल है उनके रिसेप्टर का नाम है बीटा रिसेप्टर। तो ये क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स तो सांस की नाली खुलती है, इसलिए ये जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं दमा के मरीज़ों में। इसी तरह से क्योंकि दमा के मरीजों में बाज़ औक़ात अटैक की वजह सोजिश या इन्फ्लेमेशन होती है, तो स्टीरॉयड काम करता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पे। और ये जो कॉम्बिनेशन है ब्यूडिसोनाइट का और फॉर्मिट्रोल का, जो मुख्तलिफ ब्रांड नेम से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मिलता है, तो WHO ने इस दवाई को दमा के मरीजों के लिए एक इसेंशियल मेडिकेशन का दर्जा दिया है। आमतौर पर दमा का जो मरीज होता है उसके लिए हम 3 किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। एक को हम कहते हैं रेस्क्यू मेडिसन, एक को हम कहते हैं कि वो मेंटेनेंस थेरेपी होती है, और तीसरी को हम कहते हैं एड ऑन थेरेपी। रेस्क्यू मेडिसन जैसे पाकिस्तान में अगर आपको कोई सेहत की हंगामी सूरत हाल का सामना हो तो आप रेस्क्यू 1122 पे कॉल करते हैं ताकि वो आपको सेहत का जो आपका मसला है उसके हल में मदद करें। इसी तरह से दमा के जो मरीज हैं उनके लिए जो रेस्क्यू मेडिसिन है उसका नाम है सैलब्यूटामोल। ये भी एक ब्रांड के नाम से, एक से ज़्यादा ब्रांड के नाम से पाकिस्तान में अवेलेबल है। डॉक्टर आपको इसलिए ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि अगर अचानक आपको सांस यानी दमा के आप मरीज हैं और आपको अटैक हो गया है, जो कि किसी भी वक्त हो सकता है, तो आपने फौरी तौर पे इसके 2 या 4 पफ लेने हैं और कोशिश करनी है कि अगर आप बेहतर नहीं महसूस करते तो आप हस्पताल की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देंगे।
तो इसको कहते हैं रेस्क्यू मेडिसिन। इसलिए हम हमेशा एडवाइज करते हैं कि दमा का जो मरीज होता है वो जब भी कहीं पे जाता है, घर से बाहर निकलता है, हर वक्त उसके पास ये इन्हेलर, जिसको आम जुबान में हम मीटर डोज इन्हेलर या MDI भी कहते हैं, वो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये रेस्क्यू मेडिकेशन है। क्योंकि खुदा ना खास्ता फर्ज करें इस तरह का शख्स जो है वो किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे हॉस्पिटल बहुत करीब नहीं है, क्योंकि मैंने ये बताया कि ये एक्यूट एपिसोडिक अटैक्स होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। तो खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त किसी शख्स को ये अटैक हो गया, या उसको वो धुआं का सामना था, या कोई झाड़ू दे रहा था, या किसी घर में मैट्रेस या सोफे कुछ ऐसे थे कि जिनके फाइबर से, या पेट जैसे बिल्ली होती है या कोई ऐसा घर का जानवर है कि जिसके फाइबर से वो जो शख्स है, मर्द औरत है, वो एलर्जिक थी, तो अचानक दमा का अटैक शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर रेस्क्यू मेडिसिन जो होती है, जैसे मैंने जिक्र किया सैल्ब्यूटामोल, या बाज़ औक़ात हम एक होता है कोलिनर्जिक दवाई जिसको हम शॉर्ट एक्टिंग मस्क्रिनिक एजेंट कहते हैं, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये दोनों जब अचानक मिला के हम देते हैं तो जो अचानक होने वाला हमला होता है उससे बहुत जल्द बेहतरी आ जाती है। उसके बाद जो मेंटेनेंस दवाइयों की मैंने बात की, उसमें अक्सर ये जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जिसका नाम ये सैल्ब्यूटामोल है, इसको, या लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जिसमें साल्मिट्रोल होता है, फॉर्मिट्रोल होता है, इनको हम जो मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड्स होते हैं, यानी बेक्लोमेथासोन है जिसमें ब्यूडिसिनाइट है, और भी मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। और फिर मरीज़ को हम तजवीज़ करते हैं कि वो ये दवाई जब बड़ा अटैक या बहुत शिद्दत का अटैक नहीं है तो ये दिन में 1 या 2 बार वो इस्तेमाल करें। और इसी तरह से जैसे मैंने मस्क्रिनिक दवाई की बात की थी, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, उसको हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग मस्क्रिनिक एजेंट। इसी तरह से एक लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रिनिक एजेंट होता है जिसको हम टायोट्रोपियम कहते हैं, तो उसको भी कॉम्बिनेशन में स्टीरॉयड के साथ तजवीज़ किया जाता है एक मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे। इसी तरह से जो एड ऑन थेरेपी होती है, वो जो दवाइयाँ होती हैं वो इन दवाइयों के अलावा होती हैं। वो कौन सी होती हैं? जैसे बाज़ लोगों को हम मिथाइल जेंथीन दवाइयाँ देते हैं, जैसे थियोफाइलिन है, मुख्तलिफ ब्रांड नेम से पाकिस्तान में आती है, तो बड़ी मखसूस डोज़ में दी जाती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा डोज़ दिल के मरीज़ों के लिए ठीक नहीं होती और दिल का मसाइल की वजह भी बन सकती है। इसी तरह से हम कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स, उनके ब्लॉकर हम देते हैं ताकि अगर किसी को एलर्जी का ज़्यादा मसला हो, तो बड़ी एक मशहूर है मोंटेल्यूकोस्ट, मुख्तलिफ ब्रांड्स आप इस्तेमाल करते रहें पूरी ज़िंदगी, कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है, तो ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स इनको हम कहते हैं। इसके अलावा भी अभी जैसे जैसे नई तहकीक सामने आ रही हैं, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यानी ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी लोगों को तजवीज़ की जाती हैं, जो कि 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद जिल्द के नीचे उनका टीका लगाया जाता है, लेकिन वो बड़ी महंगी दवाइयाँ हैं। अगर उन दवाइयों की नौबत आ जाए तो हमेशा अपना जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जिसको हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं या एलर्जिस्ट कहते हैं, कि जो एलर्जी का स्पेशलिस्ट होता है, तो हमेशा उसकी ज़ेरे निगरानी ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये थी 3 से 4 किस्म की दवाइयाँ। अब 2 से 3 किस्म की सूरत हाल भी हो सकती है कि एक तो है कि आप घर में हैं, आपको हल्का फुल्का अटैक होता है, तो आम तौर पे डॉक्टर की जो मेंटेनेंस की दवाई है उससे गुजारा हो जाता है, और थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े तो रेस्क्यू वाली जो 1-2 पफ भी आप ले सकते हैं डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। लेकिन अगर आपको अटैक ज़्यादा हो जाए और आपको लगता है कि रूटीन की जो आपकी दवाई थी वो काम नहीं कर रही, या बाज़ का हमने लोगों को बताया वो होता है कि घर में वो पीक फ्लो मीटर नामी एक आला रखें, तो जब बिल्कुल उनके हालात बेहतर होते हैं तो हम कहते हैं कि आप अपना पीक एक्सपायरेटरी फ्लो जो है उसको मैयर करें, और अगर आपको अटैक की सूरत में वो 60% या 70% से ज़्यादा, यानी जो आपका बेस्ट वैल्यू आई थी उसके 60 या 70% से कम है, तो डॉक्टर के पास आ जाएं या उनसे रब्ता करें। तो जो मॉडरेट अटैक होगा, यानी माइल्ड तो घर में आप मैनेज कर लेंगे, मॉडरेट के लिए आम तौर पे बाज़ का ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको स्टीरॉयड जो हैं वो गोलियों की शक्ल में भी देने पड़ सकते हैं, या इंट्रावीनस यानी आईवी की शक्ल में भी। इन दोनों को हम कहते हैं सिस्टेमिक स्टीरॉयड थेरेपी। और उस वक्त जब आपको मॉडरेट किस्म का अटैक हो तो बाज़ औक़ात इनहेलर के अलावा जो नेबुलाइज़र होता है, जो भाप की मदद से भी, क्योंकि ज़्यादा डोज जाती है इन दवाइयों की, तो वो भी स्टीरॉयड भी, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी, और इसी तरह से शॉर्ट एक्टिंग मस्क्रिनिक एजेंट भी आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन
बाज़ औक़ात डॉक्टर को महसूस होता है कि जो वजह है आपको आपके दमा के ख़राब होने की, वो हो सकता है कि आपकी इन्फेक्शन हो चेस्ट की, तो उसके लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक तजवीज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको एंटीबायोटिक दी जाए, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में ट्रेंड है। क्योंकि अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी स्टीरॉयड दे दिए जाएँ और आपको जो ब्रोंकोडायलेटर्स दवाइयाँ हैं वो दे दी जाएँ, अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा हट के प्रैक्टिस होती है, तो अक्सर लोगों को हर विज़िट पे ही कोई ना कोई एंटीबायोटिक तब्दील करके दी जाती है। किस वक्त ज़रूरी होती है एंटीबायोटिक दमा के मरीज़ को देना? जब बुखार की कैफियत हो, जब वाइट ब्लड सेल बढ़ जाएँ, या जो आपका स्पूटम होता है, जो आपकी यानी जो रेशा होता है वो पीले रंग का ज़्यादा आ रहा हो, तो डॉक्टर को शक पड़ता है, या एक्सरे पे मिले कि नमूनिया का पैच है, तो उस सूरत में इस चीज़ को हो सकता है कि आपको फिर एंटीबायोटिक दे डॉक्टर आपका। अगर पीक फ्लो मीटर घर में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अस्पताल में जाएंगे तो डॉक्टर आमतौर पे आपको एक मशीन में फूंक मारने के लिए कहता है, उसको हम कहते हैं स्पायरोमीट्री, और उसमें आमतौर पे हम FEV1/FVC रेशो एक होती है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी, तो उसको मेजर करता है डॉक्टर। और इसी तरह से कोई और भी मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जो बताते हैं कि आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है या कितनी शिद्दत की है, या आपको जो सांस की नालियाँ हैं वो कितनी शिद्दत की बंद हुई हैं। और जो अच्छी जगह होती हैं वहाँ पे वो आपको जब दवाई देते हैं और आपका सांस बेहतर होता है तो दोबारा स्पायरोमीट्री करके देखते हैं कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो कितने ज़्यादा बेहतर हुए हैं पहले की निस्बत। अगर खुदा न खास्ता किसी का सांस इससे भी बेहतर ना हो और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, मरीज़ जो है नीला पड़ना शुरू हो जाए, उसकी जो सैचुरेशन होती है यानी ऑक्सीजन की जो मिकदार है खून के अंदर वो ड्रॉप होना शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा, और मरीज़ जो है वो अपना होश खोना शुरू कर दे, तो उस सूरत में फिर ICU में दाखिल किया जाता है ऐसे मरीज़ को। और बाज़ औक़ात जो एंडोट्रिकियल ट्यूब होती है, यानी सांस की नाली में एक प्लास्टिक की ट्यूब डाली जाती है जिसको हम कहते हैं इंट्यूबेशन का प्रोसेस, तो वो किया जाता है और मरीज़ को वेंटिलेटर या मसनूई सांस की जो मशीन है उस पर मुंतकिल कर दिया जाता है, ताकि अटैक जब ये रुक जाएगा तो उसके बाद वो मशीन बंद करके मरीज़ की ट्यूब जो है वो निकाल दी जाती है। आमतौर पे दमा के मरीज़ को हम कहते हैं कि जब उनका सांस ख़राब हो तो वो नींद की गोली मत लें, क्योंकि नींद की जो गोलियाँ होती हैं वो सांस की जो रफ्तार है, मिकदार है, उसको कम करता है। घर में अगर आपके दमा का मरीज़ है, वो अगर बैठा बात कर रहा है, मुकम्मल जुमला बोल रहा है, उसकी जो बाकी जो पट्टे हैं जैसे गर्दन के पट्टे होते हैं या जो हमारी चेस्ट के पट्टे होते हैं जिसको हम एक्सेसरी मसल्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर उसकी जो ऑक्सीजन है वो 90% से नीचे नहीं आई हुई, अगर वो होश ठीक है, तो घर में मैनेज कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के साथ। लेकिन अगर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है बोलना, या बिल्कुल वो खामोश हो गया है और मरीज़ आगे झुक के बैठ के सांस ले रहा है और मरीज़ को स्वेटिंग हो रही है, त्रेलियाँ हो रही हैं, पसीने आ रहे हैं, और इसी तरह से लगता है कि होश बेहतर नहीं है, तो फौरी तौर पे रेस्क्यू 1112 को कॉल करके आप अस्पताल में मरीज़ को लेके जाएं। दमा के मरीज़ों के लिए अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन उसी वक्त में बहुत ज़रूरी है कि दमा का मरीज़ पहचाने कि उसको एलर्जी किस चीज़ से है, तो उस एलर्जी से बचे। अपना डॉक्टर के पास बाकायदा फॉलोअप रखे, अपने डॉक्टर के साथ दवाइयाँ डिस्कस करें कि कितनी दवाइयाँ किस वक्त लेनी हैं और कितनी दवाइयाँ छोड़नी हैं। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।